नमस्कार, मैं हूं रवि खेंतुरा। एचएनएम पर देख रहे हैं आप खास मुलाकात में आज हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं। उनका स्वागत कर लेता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएम में। और बहुत सारी बातें करते हैं सर के साथ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई है। प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र गैरसैंण में हुआ, उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से वहाँ पर विपक्ष ने भी अपनी बात रखी, सरकार भी अपनी बात कर रही है। इससे पहले 2 उपचुनाव हुए प्रदेश में, उन पर आपको जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। ये भी उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है। अब सर, केदारनाथ का उपचुनाव, क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, बात सबसे पहले हम कहें कि विधानसभा सत्र की। देखिए, विधानसभा सत्र जो है वो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ने जनता के जुड़े मुद्दों को रखना उसका मुख्य उद्देश्य है। और विधानसभा संचालन नियमावली में ये कहा गया है कि आप 1 वर्ष में 60 दिन सत्र चलाएंगे। और आज एक कोई किसी एनएलसी शायद संस्था है, उसने एक सर्वे किया है, पूरे देश में जो विधानसभा का सत्र है उसका एवरेज जो पर ईयर है 22 दिन है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड का 8 या 10 दिन है पर वर्ष। विधानसभा सत्र गैरसैंण में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार का जो विधानसभा सत्र था, एक तो 3 दिन का विधानसभा सत्र था, जिसमें पहले दिन हमारी विधानसभा की सदस्य आदरणीय श्रीमती सैलारानी राउत जी का निधन हो गया था, तो एक दिन निधन में जाना था, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन का सत्र इसे मानिए। 2 दिन के सत्र में दूसरे दिन बरसात का मौसम है, गैरसैंण में सत्र है और पूरी ओर तरह से बरसात के मौसम में चारों ओर प्रदेश में आपदा आई हुई है। और विधानसभा में आपदा के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाता। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार जैसे विषय पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। 4 धाम यात्रा, जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है हमने इतनी बढ़िया कर दी, इतने यात्री आए, तो 4 धाम पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। तो ये हमारे प्रदेश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और विधानसभा सत्र को नियमित रूप से छोटा करना, तो उत्तराखंड के जनता के अधिकारों को, उनके सवालों को, उनकी जो मांगे हैं, उनके लिए सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए विधानसभा के सत्र को छोटा कर रही है। और हमने इसमें विरोध भी किया। पहले हमने निवेदन भी किया कि जी हमारे जो प्रश्न हैं उन्हें आप स्वीकार कीजिए, उस पर चर्चा कराइए, आपदा पे चर्चा कराइए, 4 धाम पे चर्चा कराइए, भ्रष्टाचार पे चर्चा कराइए, लेकिन नहीं स्वीकारे गए। अच्छा, केदारनाथ के उपचुनाव पर बाद में आता हूँ। इससे जुड़ा एक सवाल है। आपके विधायक हरीश धामी फिर ये क्यों कह रहे थे कि आधे घंटे का जो वक्त दिया गया और मुझे नहीं बोलने दिया गया? अच्छा, वो अचानक मुख्यमंत्री जी को मिलने जाते हैं, वहाँ रेड कार्पेट उनके लिए तैयार थी। देखिए, वो एक इत्तेफाक है। जो आपदा में हम सब सारे जो 20 के 20 विधायक हैं बोलना चाहते थे, क्योंकि बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपदा आई है और पहाड़ों पर उसका ज़्यादा प्रभाव है। और बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार के इशारे पर हमें आधे घंटे का समय मिला। और नेता प्रतिपक्ष जी ने पहले बोला, जिसको कभी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो नियमावली में भी है, वो अधिकार में भी है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष वो जब चाहें जितना चाहें उनको रोका नहीं जा सकता। तो विधानसभा में जो है कि नेता प्रतिपक्ष जी के समय को काउंट करना, ये हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की चालबाजी थी कि उस सत्र को जल्दी ख़त्म करना चाहते थे। 25 मिनट का उनका समय था, 5 मिनट में हम 2 लोग बोले। जब हमारे भाई आदरणीय हरीश धामी जी बोलने लगे, विधानसभा अध्यक्ष ने रोक दिया, तो जो कि वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आपदा जैसे गंभीर मसले पर, जिस पे वो पिछले 1-2 साल से बात कर रहे हैं, उनकी बारी आई है तो उन्हें बोलने देना चाहिए। नहीं बोलने दिया जाए, वो भावनाएं हैं अब जो है कि उसमें उन्होंने नाराज़गी जताई, लेकिन उसका मुख्य कारण जो है सरकार है। ठीक है सर, ऐसा है क्योंकि आपने प्रदेश में, आप एक बड़े स्तर के नेता हैं, आपने राजनीति को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। अभी जो 2 उपचुनाव हुए उसमें जीत हुई है। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जो सत्ता पक्ष है वो हारा है दोनों सीटों पर। अब केदारनाथ का चुनाव, केदारनाथ में भाजपा देखिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल स्तर की जिम्मेदारी दे दी, प्रभारी, सह प्रभारी सब नियुक्ति हो गई है। आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या इस सीट पर कांग्रेस अपने आप को बहुत किस स्थिति में पाती है? देखिए, जो भी चुनाव हैं, उन चुनावों में जीत हार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। और जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है।
मंगलौर और केदारनाथ उपचुनाव, बद्रीनाथ उपचुनाव दोनों की अलग अलग पृष्ठभूमि थी। अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे मंगलौर कहें चाहे बद्रीनाथ कहें, वो प्रत्याशी इंपोर्ट करके लाई। बात हम बद्रीनाथ की करें तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कांग्रेस के में दल बदल कराया और दल बदल करके कांग्रेस से ले जाकर प्रत्याशी लड़ाया। और बात मंगलौर की करें, मेरा कहने का मतलब है कि आउटसोर्स में प्रत्याशी लाई। एक प्रत्याशी वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के से लेके गई और एक प्रत्याशी वो हरियाणा से लेके आई। और आउटसोर्स से उत्तराखंड का युवा और उनका परिवार पूरी तरह से पीड़ित है। जो आउटसोर्स की सरकार है, ये उन्होंने साथ साथ साबित कर दिया। रोजगार भी आउटसोर्स में कर रहे हैं, अब जो है नेताओं को भी आउटसोर्स में लाते हैं। और उत्तराखंड की जनता ने कहा कि दल बदलने वाले और आउटसोर्स से आने वाले, मतलब बाहरी राज्य से आने वाले प्रत्याशियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उनकी जन विरोधी नीतियाँ आप देखिए, भर्ती घोटाला, खुल के भर्तियाँ भी की हैं। आपदा में दंश उत्तराखंड झेलता है और उसके बाद अगर प्राकृतिक रोजगार पैदा होता है तो खनन के लिए उसको हैदराबाद की कंपनी को दे दिया। ठेकेदारी में जो छोटे छोटे जॉब बनते थे, उत्तराखंड के लोग रोजगार करते थे। अब सरकार ने बड़े जॉब बना के हैदराबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, अन्य राज्यों से जो है कि कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रही है। इस बात को सब भली भांति से जानते हैं कि सरकार उत्तराखंड को हर तरीके से नुकसान करने में और भ्रष्टाचार बढ़ाने में लगी हुई है। अब केदारनाथ में आपकी तैयारियां? देखिए, केदारनाथ चुनाव जनता का चुनाव है और कैबिनेट मंत्री बद्रीनाथ में भी लगे थे। ऐसा नहीं था कि कैबिनेट मंत्री बद्रीनाथ में नहीं लगा था, लगे थे। और बद्रीनाथ के जो है कि प्रत्याशी को तो कैबिनेट मंत्री बना भी दिया था सरकार ने। उसके बावजूद भी जनता ने कहा ये हमें स्वीकार नहीं है। तो केदारनाथ जैसी पवित्र धाम को, जहाँ शिव पार्वती का वास हो, उस धाम का व्यापारीकरण करने के लिए सरकार तैयार हो गई थी। केदारनाथ का व्यापार करने के लिए बुराड़ी में जो है केदारनाथ धाम बनाया गया, यहाँ से शिला ले जाई गई, उद्घाटन किया गया। वो भी उस दिन जिस दिन हमारे प्रदेश के 5 लोग शहीद हुए हैं और उनकी अंत्येष्टि है और खुद उनके दल की विधायक की अंत्येष्टि है, उस दिन शिलान्यास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। तो केदारनाथ की जनता तो इंतजार कर रही है। लेकिन जब यही सवाल हम भाजपा से करते हैं कि इस तरीके से वहाँ पर शिलान्यास हो रहा था, तो वो कहते हैं कि हम तो कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेके आ गए कि आज के बाद हमारे जो धाम है उनके नाम का दुरुपयोग नहीं होगा, और ये भी धामी सरकार ने किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो वो सरकार है जिसमें आप भ्रष्टाचार करो, आप चोरी कर लो और चोरी करने के बाद आप अपना सामान वापस ले लो, आपको सजा तो होनी नहीं है। उन्हें तो विपक्ष का धन्यवाद करना चाहिए कि वो जो गलती करने जा रहे थे, विपक्ष ने आवाज उठाकर उनको समझाया कि आप बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। ये भगवान शिव की जो स्थली है उसका आप व्यापार करने के लिए तैयार हो रखे हैं, तो भगवान शिव क्या आपके साथ करेंगे? इस बात को जो विपक्ष ने उन्हें चेताया, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने वो बैकफुट में आए। और वो जो कहते हैं कि हमने कैबिनेट में पास किया, उसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपको आपकी सारी गलतियों का एहसास कराते रहेंगे। आप विधानसभा के सत्र को लंबा कीजिए, आप विधानसभा के सत्र को नियमावली के हिसाब से 1 वर्ष में 60 दिन जो है आप चलाइए। आप हर 60 दिन में एक कैबिनेट में नया प्रस्ताव लाएंगे कि हम बताएंगे आप ये उत्तराखंड के साथ गलत कर रहे हैं, और उसे आप कैबिनेट में लेके आएंगे और फिर अपनी झूठी तारीफ करेंगे कि जी हमने ये कर दिया। हम तब भी तैयार हैं कि आप विपक्ष की तारीफ मत करिए, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के हित में अगर विपक्ष कह रहा है तो उस पर काम करिए। तो जब उपचुनाव चल रहा होगा, जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो ये मुद्दा जोर शोर से आप लोग उठाएंगे? देखिए, ये तो जनता के मन में मुद्दा है, इसे कांग्रेस को उठाने की कहाँ जरूरत है। केदारनाथ के जन सरोकार का मुद्दा है। इनकी जो 4 धाम यात्रा की जो पोल है वो खुलकर उसमें आएगी
कि आपने चारधाम यात्रा में कितना जो है यात्री परेशान हुआ है, कितने वहाँ के व्यापारी परेशान हुए हैं, कितना पंडा पुरोहित परेशान हुए हैं, कैसे जो है कि केदारनाथ के जो गर्भगृह का फ़ोटो खिंच गया, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, अभी आपने एक सवाल में आउटसोर्स का जिक्र किया। धामी सरकार कहती है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया 3 सालों में, जो 23 सालों में नहीं हुआ वो धामी सरकार के कार्यकाल में हो गया। इतनी ज़्यादा नियुक्तियां हो गई सरकारी विभागों में। बिल्कुल, जो 23 साल में नहीं हुआ वो बिल्कुल 3 साल की और आप कहते हैं कि रोजगार नहीं दे रही धामी सरकार को। देखिए, मैंने क्या कहा, जो 23 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया। मतलब आकंठ गले तक भ्रष्टाचार इन 3 सालों में, प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्जा इन 3 सालों में, युवाओं की भर्तियों की खुला नीलामी, भ्रष्टाचार इन 3 सालों में, पूरे जो गौ और घौ के जो आउटसोर्स की एजेंसियां थी, सारी भ्रष्टाचारी एजेंसियों को काम देकर बाहर के लोगों को उसमें रखना। आप जो है कि कोई भी आप उनका निर्णय ले लीजिए, आप जिस निर्णय की बात करेंगे वो निर्णय इन 23 सालों में उत्तराखंड के जन सरोकारों के खिलाफ किसी सरकार ने नहीं किया। इतना बड़ा 23 सालों में नहीं हुआ कि उत्तराखंड के 4 जिले, जिससे 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, आपने हैदराबाद की कंपनी को जो है आपने खनन का ठेका दे दिया 1515 करोड़ में 5 साल के लिए, और आपने उसमें कोई बढ़त भी नहीं रखी प्रति वर्ष, और उनको आपने अधिकार दे दिया कि आप जिस गाड़ी में घूमेंगे उसमें उत्तराखंड सरकार लिखेंगे, आप अपने प्राइवेट बंदूकधारी लेकर घूमेंगे, बॉर्डरों पे आप अपने बैरियर लगाएंगे, आपकी मर्जी आएगी तो आप पेनाल्टी डालेंगे, आप जो है कि रॉयल्टी काटेंगे, आप पट्टे देंगे। सारा सरकार का अधिकार आपने एक कंपनी को दे दिया। मतलब कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल वन विकास निगम जो ये काम करता था, इसका मतलब आपने माना कि आपकी जो संस्थाएं थी वो बेकार हो गई आपके आने के बाद, इसलिए आप निजीकरण की ओर दे दिया। तो इसको लेकर भी आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, हम हमेशा उठा रहे हैं विधानसभा के सत्र में, और झूठे आंकड़े पेश करते हैं। और विधानसभा के सत्र को अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई भी कहानी करने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। वो सिर्फ कहानियां करते हैं, आंकड़े बिल्कुल गलत देते हैं। जब हम आंकड़ों पर चर्चा करते हैं तो वो बैठ जाते हैं। तो यही वजह है कि विधानसभा सत्र की अवधि को बिल्कुल वो कम करते हैं, डर है उनके अंदर। ठीक है, कापड़ी जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल और भी हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे खास मेहमान हैं भुवन कापड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, और हम उनसे कई सवाल अभी तक कर चुके हैं। आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आप थे रोजगार पर, कि रोजगार को लेकर मैंने कहा कि धामी सरकार कह रही है कि 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई, एक रिकॉर्ड बना दिया। आपने कहा कि इसी दौरान बहुत सारे, और UKSSC का मामला हम सबके सामने है, तो फिर एक नकल रोधी कानून प्रदेश में लागू किया। तो जिस तरीके से आपने कहा कि जब केदारनाथ धाम बन रहा था तो उसको लेकर एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाए, तो अब आप कहेंगे कि नकल रोधी जो कानून है वो भी कांग्रेस की देन है? देखिए, नकल विरोधी कानून झूठी वाहवाही है। जब UKSSC घोटाला खुला और मैक्सिमम लोग उसमें भाजपा से जुड़े हुए थे और जेल भी गए, अब आप कमज़ोर पैर भी समझिए, सब छूट कर आ गए। उसके बाद UKPSC में घोटाला खुला, पटवारी भर्ती का खुला, और सरकार ने कहा हम मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आए। और जो उसका सबसे पहला पहलू है वो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई इस परीक्षा में नकल हुई है, तो उस पर अफवाह फैलाने के रूप में मुकदमा लिख दिया जाएगा। जब से नकल विरोधी कानून आया है तब से आज तक एक मुकदमा हुआ है, वो एक छात्र पर हुआ उत्तरकाशी के। तो आप ये समझिए कि जब नकल की ये बेरोजगार लोगों ने जो कहा कि नकल हो रही है, UKPSC में गड़बड़ी है, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन वो पता कैसे चला कि छात्र साथ में पढ़ते हैं, तो सबको सबका कैलिबर पता है, तो कौन निकल सकता है कौन नहीं निकल सकता। एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 इत्तेफाक हो सकते हैं, कमज़ोर लोग निकल गए, लेकिन आपने देखा कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो निकले नहीं, जो और लोग हैं जो कमज़ोर थे वो निकलते चले जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो छात्रों को ये लगा कि नहीं, कुछ धांधली है,
तो उन्होंने ये दबी जबान में कहना शुरू किया कि गड़बड़ हो रही है भर्तियों में। धीरे धीरे वो बात निकल कर आई और छात्र एक अपने अंदर हिम्मत पैदा कर पाए उत्तराखंड के कि ये भर्ती घोटाले हो रहे हैं। जिन लोगों को परीक्षा से कोई मतलब नहीं, अपने व्यापार में लगे हुए, दुकानों में बैठे हुए, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, तो छात्रों को लगा कि ये गड़बड़ी है और उन्होंने आवाज़ उठाई। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आवाज़ उठाई, उनका शक सही था। अगर उसी समय पर उन पे अगर अगर नकल विरोधी कानून होता तो ये आवाज़ तो उनको तभी दबा दी जाती। तो ये कहाँ से नकल जो पकड़ी गई, ये कहाँ से पकड़ी जाती? आपने पहला नियम ही ये बना दिया कि जो नकल की बात करेगा उसे अफवाह पे मुकदमा लिख देंगे। तो आपने नकल माफियाओं को संरक्षण देने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की संलिप्तता नकल कराने में है। अगर नकल विरोधी कानून इतना प्रभावी होता तो सरकार का स्वागत जगह जगह पे युवा करता, बेरोजगार संगठन करता। सरकार को खुद भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे से अपना स्वागत कराना पड़ा। क्यों नहीं एप्रिशिएट किया बेरोजगार युवाओं ने, बेरोजगार संगठन ने कि आपका नकल विरोधी कानून नकल को रोकने वाला है? वो नकल को रोकने वाला कानून नहीं है, वो नकल माफियाओं को संरक्षण देने वाला कानून है। और जो युवा, जो छात्र जो आवाज़ उठा रहा था कि आप नकल करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसकी जवान को दबाने के लिए ये कानून लाया गया। आप सत्ता में आते हैं तो क्या इसमें बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव करेंगे। अभी प्रदेश में हमने देखा कि हर जिलों में महिला अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और महिला अपराध बढ़े हैं निसंदेह। अभी जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे कुमाऊं में हो या खुद राजधानी में भी घटना हुई, वो बहुत दुखद है। महिला अपराध को लेकर सरकार कह रही है कि हमारी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, हम जो अपराधी हैं उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है। देखिए, देहरादून ISPT में गैंगरेप हो जाता है सरकार के नाक के नीचे। हरिद्वार में बलात्कार की घटना होती है जिसमें भाजपा के पदाधिकारी शामिल थे। अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शामिल थे। सल्ट के जो है बलात्कार के केस में जो है मंडल अध्यक्ष सल्ट के हैं। रुद्रपुर में इतना बड़ा जो है महिला का जो है शोषण हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस उसमें लिपापोती कर देती है, एक नशेड़ी को पकड़कर बंद कर देती है। जो है कि नैनीताल ज़िले में महिला का शोषण होता है, उसमें डेयरी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंपावत में जो है कि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बलात्कार की घटना आती है, उसमें जो है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष है। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ भी बलात्कार की बात आ रही है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के तार जुड़े हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कलकत्ता की घटना में यहाँ पुतला फूंकते हैं, यहाँ अफसोस जाहिर करते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, तो आप उत्तराखंड की बात क्यों नहीं कर रहे? आप पश्चिम बंगाल के सरकार को अगर दोषी कह रहे हैं तो उत्तराखंड की सरकार भी उतनी दोषी है। तो आप कहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? आप कहाँ उत्तराखंड में महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं? आप कहाँ उत्तराखंड की जो महिला आज पुरुष से कंधा मिलाने को तैयार थी, आज कहाँ आप उसको जो है कि संरक्षण दे पा रहे हैं? कहाँ उसको मानसिक आप इतना मजबूत कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ नहीं ये होगा, सरकार आपके साथ खड़ी है? ये तो अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब जो विरोध प्रदर्शन करते हैं तो बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। आपकी कानून व्यवस्था लचर है। वो इसलिए है कि आपने जो अपने 13 रत्न बिठा रखे हैं उनको कानून व्यवस्था बनाने के लिए नहीं बिठा रखे हैं। आपने कांग्रेस के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाने के लिए बिठाल रखे हैं, आपने खनन कराने के लिए बिठाल रखे हैं, आपने जो है जो ट्रांसपोर्टर है उनसे वसूली करने के लिए बिठाल रखे हैं, आपने जो ज़मीन के जो भूमाफिया उन्हें संरक्षण देने के लिए ज़मीन के मामलों को जो है कि पैसे लेकर सुलझाने के लिए बिठाल रखा है। आपका जो सुरक्षा तंत्र है, जो है कानून व्यवस्था है, जो आपके बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको आपने तो वसूली में लगा रखा है। कोई क्रैशरों से वसूली कर रहा है, कोई जो है डंपर से वसूली कर रहा है, कोई ज़मीन के मामलों को उठाकर लोगों को बंद कर उसमें वसूली कर रहा है, कोई जो है खड़िया के खानों से वसूली कर रहा है। आपकी कानून व्यवस्था को जिन्होंने मजबूत करना था उन लोगों को तो आपने खुद ही भ्रष्टाचार में लगा रखा है। तो आपके जो आरोप है, आरोप तो बहुत गंभीर हैं। अगर ये आरोप मान लीजिए कि सच है, अगर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो तो रहा है, सरकार क्यों इस पर काम नहीं कर रही? सरकार की संलिप्तता है, सरकार के इशारे में ये कुछ हो रहा है, सब कुछ सरकार के इशारे में ये सब कुछ हो रहा है। आज आप तहसील में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, आप जो है कि थाने में चले जाइए, आप SSP ऑफिस जाइए, DM ऑफिस जाइए, आप जो है श्रम विभाग के जो मजदूरों के कार्ड बनते हैं उसमें 1000 रुपये ले रहे हैं आपके कर्मचारी। तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे आप भ्रष्टाचार की बात करते हो कहता जी ऊपर देना है। तो सब खुलेआम वसूली कर रहे हैं।
मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं कि उत्तराखंड में बिना सुविधा शुल्क के कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा। आप कहिए मेरे घर में चोरी हो गई, कुछ नहीं, आप बताइए ना, हरिद्वार में बीच बाजार में लूट हो जाती है, इतना दुस्साहस किसके अंदर आ गया। देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति आई हुई थी, उनके काफिले से जो है 500 मीटर दूरी में दिन दहाड़े लूट हो जाती है। आप चल रहे हैं रास्ते में, महिलाओं के गले से चैन खींची जा रहे हैं, जो है कोई मंगलसूत्र खींच के ले जा रहा है। अब हत्या दिन दहाड़े हो रही हैं। ऐसा आपराधिक माहौल उत्तराखंड में कभी नहीं था, जो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो कानून के रक्षक थे, जिन्होंने कानून व्यवस्था बनानी थी, आज उनकी यारी दोस्ती माफियाओं से है, उनका उठना बैठना माफियाओं से है। तो जो इन सब षड्यंत्रों में शामिल हैं, तो उनका जो है कि जो डर था कानून के प्रति, जो वो खत्म हो गया। तो इसलिए वो खुलेआम दुस्साहस कर रहे हैं। और ये कारण है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इससे लचर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई, इतनी हत्याएं कभी नहीं हुई, लूट नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी लिखवाइए, कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई, पुलिस आपके तहरीर लिखने को तैयार नहीं होगी। आप वीडियो फुटेज भी निकाल के दोगे, सब कुछ दोगे, तब भी नहीं लिखेगी। पर आप कहिए जी वो ज़मीन में कब्जा कराना है, तो आपको सेकंड नहीं लगेंगे पुलिस को वहाँ पहुँचने में। आप कहिए जी वो खनन का ट्रक जा रहा है, पुलिस को सेकंड नहीं लगेंगे। तो आप विपक्ष में हैं, तो किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? ठीक है, हर जगह विधानसभा के अंदर भी इसको लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं और सदन पे भी लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस व्यापारी नहीं कर पा रहा है। जब मेन चौराहे में दिन दहाड़े दुकानें लूट जा रही हैं, सुनार की दुकान लूटी है हरिद्वार में, आपने देखा है देहरादून में, तो ये तो क्राइम, लगातार क्राइम रेट आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। हमारा हिमालयी राज्यों में जो रिपोर्ट थी हमारी, बलात्कार नंबर 1 पे है उत्तराखंड पिछले 3 सालों से। तो उसका कारण क्या है? कमजोर कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा आरोप है। और इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, लगातार इस बात को हम देख भी रहे हैं कि उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक निकाय चुनाव को लेकर, हमारे निकाय चुनाव हैं लगातार, पिछले साल जो है 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल खत्म हो गया था, 1 साल के करीब हो जाएगा। अब आप संसदीय कार्यों के भी जानकार हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी जब सत्र चल रहा था, मुन्ना सिंह चौहान ने बीच में कहा, वरना तो हो गया था, लेकिन उसके बाद परवर समिति अब तो सदस्य भी बना दी है। ये निकाय चुनाव की देरी है, विपक्ष कह रहा है सरकार डरी हुई है, कराना नहीं चाहती। क्या ये सच है कि ऐसा डर है भाजपा को, दो उपचुनाव अगर हार गए तो निकाय चुनाव में हार जाएंगे? देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थ है और जनता के प्रति जवाबदेही से पीठ दिखाकर भाग रही है। 5 साल पहले जब 2 दिसंबर को सरकार बनी थी, 5 साल पहले ये तय था आने वाले 2023 में 2 दिसंबर को पंचायतों का, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद सरकार का नई पंचायत का गठन होना है। तो 5 साल पहले जिसकी जानकारी हो, उस चीज़ को भी अगर समय में पूरा न कर पाए, तो इसका मतलब सीधे सीधे सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं है। वो गंभीर नहीं है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर रह जाएं। निकाय चुनाव एक सीढ़ी है हमारे प्रदेश की विकास को आगे बढ़ाने के लिए। छोटी सरकार अब वो छोटी सरकार को नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग बहाने कर 1 साल उसको खींच दिया, तो उनकी असफलता है। सरकार एक तो डरी हुई है कि ज़मीन पर उनका विरोध है, जो उनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो रोजगार उन्होंने बेचा हुआ है, वो सब, जो खनन को उन्होंने बेच दिया है, जो आबकारी में घर घर शराब उन्होंने पहुंचा दी है। देखिए, तहसील उप तहसील आपने सुना होगा, कोषागार उप कोषागार आपने सुना होगा, दुकान उप दुकान पहली बार हमने सुना है कि पहले दुकान शराब की, अब एक आप उप दुकान भी खोल सकते हैं। मतलब आप घर तक शराब की डिलीवरी दे रहे हैं, ये हाल है। और सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है। पहले हमें लगता था कि हम विपक्ष में हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम भी एमएलए हैं, दुख होता था। लेकिन जब मैंने विधानसभा के सत्र में देखा कि एक एई के ट्रांसफर के लिए एक जिले के 5 भाजपा के विधायकों ने, 6 में से कांग्रेस के हैं नैनीताल में, 5 भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख कर दी है, ये भ्रष्टाचारी है, खाते में पैसे ले रहा है, बहुत गड़बड़ करता है, इसको इसके यहाँ से ट्रांसफ़र करा जाए, नियमानुसार यहाँ आ भी नहीं सकता था। उसके बावजूद भी उसका ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसी चल रही है। मैंने हाउस में भी ये बात कही थी और मीडिया ने बड़ा चलाया था कि जो है कि 5 विधायकों में एक एक्शन भारी न्यूज़ चली थी। तो जब आप भ्रष्टाचारियों को इतना शेल्टर दे रहे हैं, इतना संरक्षण दे रहे हैं, तो उसके बाद आप
जो है कि काम करने में कहाँ गंभीर होंगे, आपके जो अधिकारी हैं वो कहाँ आपको गंभीरता से लेंगे। तो इसलिए जो है अधिकारियों ने भी बहाना बनाया, सरकार ने भी बहाना बनाया, जो लोगों का अधिकार था उसे मारने का काम किया। पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए थे। और इससे जो छोटे विकास कार्य हैं उनसे कहीं ना कहीं उनमें दिक्कतें होती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक नेता हैं, अभी विधायक हैं, वो आपकी पार्टी में थे पहले, काफ़ी वरिष्ठ नेता। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कांग्रेस का भविष्य आप कहाँ पाते हैं। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, तो उन्होंने कहा जब तक मैं हूँ मैं तो अपने जीवन में नहीं देखता। तो इतने आश्वस्त क्यों हैं भाजपा वाले इन सब चीज़ों को लेकर? अभी हाल ही में 2 चुनाव हार गए, उपचुनाव। देखिए, ये आदमी का अपना बुद्धि विवेक है, और कभी कभी मैं रावण ने भी घमंड में आकर ये सोचा था कि भाई मैंने तो शिव जी पर भी विजय पा ली और जो है भगवानों पर भी विजय पा ली, मेरा अंत तो कभी हो नहीं सकता था। इस बात को रावण ने भी सोचा था, लेकिन घमंड तो कभी किसी का रहा नहीं। और ये तो सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए जो राजनीति है, जो राजनीति बनी है और जो राजनीति करना चाहता है, अगर वो स्वच्छ छवि का है, उसके मन में अगर त्याग, समर्पण, क्षमा और विकास का भाव है, लोगों के सहयोग का भाव है, राजनीति का मतलब वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति का व्यवसायीकरण कर रही है। आज जो 5 स्टार कार्यालय उन्होंने जो है अपने दिल्ली मुख्यालय से लेके जो है हर जिले में बना दिए हैं, अगर हम हिसाब लगाएंगे तो खरबों रुपया जनता का लूट कर जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, और जब 1 नंबर में इतना लिया है तो 2 नंबर में कितना लिया होगा आप सोच सकते हैं, वो लेकर खड़े कर दिए। आप पेड अपने वर्कर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि हम राजनीति में हमेशा के लिए अजर अमर हो गए, तो उनकी गलतफहमी है और जल्दी दूर होगी। और दूसरी बात यह है कि ये हिंदुस्तान की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता समय के साथ इलाज करना भी जानती है। जो गलतफहमी थी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, और तब हम उस नेताजी का नाम भी आपसे पूछ लेंगे, उनसे चर्चा भी कर लेंगे। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि करण महाराज जी ने कुछ नियुक्तियां की पदाधिकारियों की, शैलजा ने रद्द कर देती हैं। अच्छा, बीजेपी को बैठे बैठाए आप मुद्दा क्यों दे देते हैं? देखिए, नियुक्तियां करना, कुछ नियुक्तियां रद्द होना, ये हमारा आंतरिक मामला है। ये हमारे पार्टी में जो है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, वो कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कभी न कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। वो कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इशू बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इशू बनाना है तो महिला सुरक्षा कैसे करी जाए, इसको इशू बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर इशू बनाना है तो उनके अंदर जो ये बलात्कारियों की फौज निकल कर आ रही है लगातार, एक कर उसे कैसे रोके, ये सोचना चाहिए कि महिला, देखिए ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किससे बचाओ? भाजपा के नेताओं से बचाओ। इस पर उन्होंने चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जिन्हें आप कांग्रेस में रहते हुए कहते थे कि ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार भी खोलते थे, उनकी शिकायतें भी करते थे और जो है उन पर आरोप भी लगाते थे, आपके यहाँ जाकर वो जो है कि सदाचारी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गलेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि आपको उत्तराखंड की जनता ने दूसरी बार मौका दिया है, और ये अवसर इसलिए दिया है कि आप वहाँ काम करें, जनहित के काम करें, उनको उसमें सुधार करें, न कि अपनी झूठी तारीफ़ें करें। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में हम तो कभी चर्चा नहीं करते, उन्होंने क्या निर्णय किया, कौन बना, कौन हटा, क्यों बना, ये हमारा आंतरिक मामला है। इस आंतरिक मामले में मुझे नहीं लगता कि हमारे संगठन के क्या निर्णय हुए उसमें कोई राजनीतिक बात या उनको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके आंतरिक जो फैसले होते हैं हम तो कभी नहीं कहते। जी, ठीक है भुवन जी, बहुत शुक्रिया, आप खास मुलाकात में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। सवाल सर के साथ तीखे थे, लेकिन मज़े की बात ये थी कि जवाब उतने स्पष्ट थे। खास मुलाकात में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।